नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। करीब 7 मांगों को लेकर जाट आरक्षण संघर्ष समिति का धरना शांतिपूर्ण तरीके से 11 दिनों से लगातार जारी है। वहीं सरकार की तरफ से जाटों से बातचीत के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हो गया है। कमेटी के गठन के बाद अब जाट नेता यशपाल मलिक ने सकारात्मक पहल करते हुए सरकार से बातचीत की बात कही। इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया कि वो बातचीत ना तो दिल्ली में करेंगे ना ही चंडीगढ़ में। अगर बातचीत की जाएगी तो धरना स्थल के कहीं आसपास की जगह सुनिश्चित करें। यशपाल मलिक की पहल का गृह सचिव रामनिवास ने स्वागत किया है। साथ ही जगह और समय भी जल्द तय करने की बात कही। जाट धरने पर हैं और सरकार से बातचीत की सकारात्मक पहल कर रहे हैं। उधर सियासी दल अपने अपने फायदे के हिसाब से धरने को देख रहे हैं। सरकार भी जाटों के सहारे विपक्ष को निशाने पर लेने में कोई मौका नहीं छोड़ती और ऐसे में सवाल यह है कि अगर जाटों की तरफ से शर्तों के साथ कदम आगे बढ़ाए गए तो बात बन पाएगी क्या और कैसे बनेगी, और क्या सरकार शर्तों के साथ जाटों से बात करेगी। देखना यह भी होगा कि कहीं आंदोलन पर सियासी माहौल भी ना बिगाड़ दे। इसी सवाल को लेकर आज हम करेंगे खास पैनल के साथ बड़ी बहस। तो सवाल हमारे सामने है कि कैसे होगी जाटों और सरकार के बीच में वार्ता बातचीत। सरकार मानेगी क्या जाट संघर्ष समिति की तरफ से जो नई शर्तें कही गई हैं, क्योंकि दरअसल चंडीगढ़ या फिर दिल्ली में बात करने से इनकार किया। बातचीत के लिए आखिर शर्त रखनी क्यों जरूरी थी, कितनी जरूरत थी इसकी आंदोलनकारियों को। आंदोलन पर सियासत से क्या माहौल भी बिगड़ सकता है, क्योंकि लगातार इस पर सियासी बयानबाजी, उस पर उसके साथ साथ समर्थन देना और उसको लेकर सरकार पर दबाव बनाना, यह भी अपने आप में एक अहम सवाल है। तो कुल मिलाकर बातचीत के रास्ते तो खुले, लेकिन शर्तों के साथ साथ अगर रास्ते और आगे बढ़ गए तो अच्छी बात है। अगर शर्तों पर ही बात रुक जाती है तो अपने आप में अहम है कि क्या वाकई एक बार फिर से शर्तों की वजह से पेच फंसेगा। यशपाल मलिक ने क्या कहा, सुनते हैं जरा। सरकार की तरफ से फॉर्मल निमंत्रण नहीं आया। जो लोग अधिकारी या जो राजनीतिक लोग थे जो लगे हुए थे इस काम को बात करने में, वो लोग कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी, जो भी उसका अध्यक्ष हो वो वार्ता के लिए बात कर ले, बल्हारा जी से कर ले या मुझसे कर ले और बात करने के बाद जगह निश्चित कर ले। और जो डिकोड उनको लेके आना है, कितने मुकदमे टोटल इस आंदोलन में दर्ज है, किन किन के खिलाफ दर्ज है, प्लस घायलों को वो क्या देना चाहते हैं, जो डिसेबल्ड है उनके लिए क्या करना चाहते हैं, जो शहीद है उनको कितने दिन में नौकरी देना चाहते हैं परमानेंट। टेम्परेरी की तो कोई बात ही नहीं है, डीसी रेट की। और राजकुमार सैनी और रोशनलाल आर्य के खिलाफ पार्टी में क्या काम कर सकते हैं, और केंद्र के आरक्षण को कैसे वो पूरा कराएंगे, और प्रदेश के आरक्षण पर उनकी क्या नीति है, ये सुनने के लिए हम जाएंगे। क्या उनकी समस्याएं हैं और अपनी समस्या उन्हें बता के आएंगे कि हमारी ये समस्याएं हैं। और हमने मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार पहले की तरह साजिश न रचे। कमेटी बनाते ही कहा कि संगठनों से और खापों से बात करेंगे। जिन संगठनों से और खापों से बात करनी उनसे पहले बात सरकार कर ले और उनसे जो फैसले करने वे कर ले। हमारी तो वही 7 मांग है जो जून में थी, जो मार्च में थी, जो फरवरी में। जी हाँ, तो यशपाल मलिक को आपने सुन लिया। उनका कहना है कि शर्तों के साथ ही बातचीत होगी और साथ में यह भी कह दिया कि सरकार साजिश ना करे, जिससे भी बात करनी है कर ले, उसके बाद हमें भी बता दे और वक्त तय कर दे, जगह तय कर दे कि कहां पर बात करनी है, दिल्ली चंडीगढ़ नहीं। यशपाल मलिक की पेशकश के बाद गृह सचिव और जाटों से बात करने के लिए बनी कमेटी के सदस्य रामनिवास ने इंडिया न्यूज हरियाणा से क्या कुछ कहा, जरा आपको दिखाते हैं ग्राफिक के जरिए कि क्या उनका कहना है। यशपाल मलिक की तरफ से बातचीत के लिए की गई सकारात्मक जो पहल है उसका उन्होंने स्वागत किया। उनका कहना है कि सरकार इसका स्वागत कर रही है। साथ ही कमेटी जाटों से बातचीत के लिए सभी प्रयास करने को तैयार है, प्रयास करेगी। बातचीत कहां और कब हो सकती है, कैसे हो सकती है, इस पर भी हम जल्द विचार करके जानकारी उपलब्ध कराएंगे। अब बातचीत के लिए जाट और कमेटी दोनों तैयार दिख रहे हैं, तो सरकार भी शांति से बातचीत के जरिए इसका हल निकालने की कोशिश में है। साथ ही विरोधियों को घेरने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रही। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो वो बातचीत से ही हल होती है, और इसीलिए सरकार ने एक कमेटी सेटअप कर दी जो आंदोलनकारियों के साथ बातचीत करेगी। आंदोलनकारियों के तो ने तो अभी कहीं मना नहीं किया है, पर मुझको लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां इसकी आड़ में राजनीति कर रही हैं वो नहीं चाहती कि कोई समाधान हो, तो वो इसको मना कर रहे हैं। वो की प्रवक्ता थोड़ा आंदोलनकारियों के,
इसलिए बातचीत का रास्ता खुला हुआ है और बातचीत से समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से बार बार बयान माननीय मुख्यमंत्री से आ रहे हैं और हम भी अपनी तरफ से कहते हैं सरकार की तरफ से बात करने के लिए टेबल पर दरवाजे खुले हैं तो बात कर सकते हैं, लेकिन सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। जब विधानसभा में रेजोल्यूशन पास करके आरक्षण दे दिया था और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, उसके बाद कुछ लोग कोर्ट में गए, मामला सब जुडिस है। केवल और केवल अब राजनीति इस मुद्दे के ऊपर हो रही है। ये हरियाणा में अपनी जमीन खिसकती इनको दिख रही है, चाहे अभय सिंह चौटाला है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, यशपाल मलिक, इन लोगों के हाथों में और उत्तर प्रदेश और केंद्र में बैठे कुछ नेताओं के हाथों में खेल रहे हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि हरियाणा की जनता को इस राजनीतिक चाल को समझना चाहिए। देखिए, मैं नहीं कहता सब दोषी हैं, हो सकता है कहीं कोई, वो कहते हैं जैसे चने के साथ गुण पिसने वाली बात है, हो सकता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन ज्यादातर दोषी हैं, ये भी कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जाटों के धरने के बीच में विपक्ष भी अपने हिसाब से सियासी हित साधने में लगा है और धरने की आड़ में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लगातार छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहा। जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से, नहीं चलने देंगे। मुख्यमंत्री का बयान था कि एमएलए चलाते हैं विधानसभा। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी तो पहली दफा चुन करके आए, शायद इनको इस बात का पता नहीं है कि मेरे साथ जो जाएंगे वो भेड़ बकरियां नहीं होगी, वो भी एमएलए ही होंगे। तो वो एमएलए डट करके इस बात पे खड़े हो जाएंगे कि पहले मुख्यमंत्री ठोस आश्वासन दे और ठोस बात हाउस में करे। मुख्यमंत्री ने सब हाउस में खड़े होकर के कहा था कि हम जाटों को आरक्षण देंगे और उनकी जायज़ मांग जो है वो सारी मांगे पूरी करेंगे। तो फिर जवाब तो हमें मांगना हमारा अधिकार है कि नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। कमेटी बना करके कहीं ना कहीं इस इशू को लटकाना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री से कल मिला था, कोई एक मेंबर की अपॉइंटमेंट का मामला था, उसको लेकर के कमेटी बनाई जाती है जिसमें मुख्यमंत्री होता है, नेता विपक्ष होता है, एक कोई और मेंबर, कोई भी मिनिस्टर को बना लिया जाता है। जब मैं उस कमेटी की मीटिंग में गया तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि आपने स्वयं जो आज आरक्षण आंदोलन को लेकर के, जिन मांगों को लेकर के आज लोग धरनों पे, जाट जो धरने पे बैठा है, कहीं ना कहीं आपके गलत निर्णय की वजह से आज उन लोगों को मजबूर होकर के बैठना पड़ा। खैर, लंबे समय से धरना भी चल रहा है, लेकिन उसी बीच में बातचीत का विकल्प अब खुल गया। अब देखना यह होगा कि कैसे बातचीत हो पाती है, कहां पर बातचीत हो पाती है, शर्तों के बीच में बातचीत क्या संभव भी है और अगर संभव भी है तो रास्ता क्या निकलता है। हालांकि जो राजनीतिक दल हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि कमेटी बनाकर सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को लटकाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर सीधे तौर पर चौटाला साहब ने चेतावनी दे दी है कि अगर ऐसा हुआ तो विधानसभा चल नहीं पाएगी, क्योंकि वहां पर मैं पुरजोर तरीके से मांग उठाऊंगा। हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपको तारुफ कराता हूं। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में राजीव जेटली साहब, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बहुत स्वागत है जेटली साहब आपका। हमारे साथ एचपीएस परिहार साहब, जाट नेता हैं, बहुत स्वागत है परिहार साहब आपका। अरविंद भारद्वाज साहब, प्रवक्ता इनेलो के हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है भारद्वाज साहब आपका। और मेरे साथ विकास चौधरी, नेता कांग्रेस के हैं, बहुत स्वागत है विकास जी आपका। सबसे पहले एचपीएस परिहार साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। बातचीत के विकल्प तो अब खुल गए हैं या खुलने की कगार पर आगे आ रहे हैं, लेकिन शर्तें बीच में आ रही हैं। शुरुआती दौर में जो लग रहा था कि सरकार आपसे बातचीत ही नहीं कर रही है, अलग अलग बांटने की कोशिश कर रही है, जैसा आप लोग का भी कहना था, अलग अलग बयानबाजी भी आ रही थी, लेकिन अब सरकार ने कमेटी बनाया है। क्या लगता है आपको कि हाँ, कमेटी बनाने के बाद, जैसा यशपाल मलिक साहब ने कहा, उसके बाद अब विकल्प आगे खुल जाएंगे, शर्तों के साथ बातचीत करने की कवायद में आप आगे बढ़ेंगे? देखो, एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें बातचीत का रास्ता कभी भी सरकार के साथ में आंदोलनकारियों को भी किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। और जिसका इसका जो राजनीतिक हल निकलना है वो वार्ता से ही निकलना है और ये पॉलिटिकल हल निकलना है इसका। तो इसके लिए वार्ता के रास्ते तो जाट समाज पहले से ही इसके पक्षधर है और पहले से, अगर ये 11 दिन भी नहीं चलता, अगर पहले इस बात को सोच लेते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी इसकी गंभीरता समझनी चाहिए कि पिछले फरवरी के महीने में कितना बड़ा आंदोलन हुआ है, तो इस आंदोलन तक की नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए थी। अगर आई भी है तो इसको 11 दिन तक प्रोलॉन्ग क्यों किया गया?
आज इन्होंने आरक्षण के ऊपर अगर अभी इन्होंने वहाँ एक समिति का गठन किया है तो इस समिति का गठन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आंदोलन चलने के बाद किया कर सकते थे, लेकिन इसको 11 दिन तक चलाया गया। ये इन लोगों की अपने आप में एक टालने वाली नीति का परिचायक अभी भी आपको लगता है ये टाल ही रहे हैं? परिचायक है। दूसरा क्या है, अभी ऐसी कोई शर्त नहीं है कि ये कि कोई बहुत बड़ी शर्त है, इससे सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर चंडीगढ़ में मीटिंग नहीं होती है, दिल्ली में मीटिंग नहीं होती है और रोहतक में हरियाणा के अंदर ही मीटिंग होती है तो उससे क्या नुकसान है भाई? ये बहुत अच्छा है। और हम सामाजिक लोग हैं, हम धरने पर हमारे लोग बैठे हुए हैं। जब धरने पर लोग बैठे हुए हैं तो हम बहुत बड़ी पारदर्शिता आंदोलनकारियों के बीच में और जो हमारे जाट नेतृत्व है हमारा समाज का, उसके बीच में बहुत बड़ी पारदर्शिता भी होनी जरूरी है और तो बहुत बढ़िया है सरकार के लिए। दिल्ली और चंडीगढ़ में क्या आपत्ति है? मेरा सवाल यही है। नहीं, मेरे को ये बताइए सरकार को रोहतक में क्या आपत्ति है? सरकार ने तो स्वागत कर दिया, स्वागत कर दिया। निवास जी ने कहा है कि जल्द बताएंगे, तय करेंगे, तो उन्होंने आपत्ति तो नहीं की, लेकिन फिर भी मेरा सवाल यह है कि दिल्ली और चंडीगढ़ में आप लोगों को हम चाहते हैं जहां हमारा आंदोलन चल रहा है प्रदेश में, अच्छा ठीक है ना, लोगों के सामने पारदर्शिता रहे और हम जहां पर क्षेत्र में आंदोलन है उसके आसपास हम अपनी मीटिंग करें। ये हमारा मकसद है जाट समाज का। हमारा मकसद, जब हम वार्ता तक पहुंच रहे हैं, वार्ता के लिए एग्रीड हैं, तो सरकार को इसके ऊपर कोई शंका नहीं करनी चाहिए और सरकार को बड़ा दिल दिखा करके अपने आप से ही वहां हमारी मांग को मानते हुए आना चाहिए। दूसरी बात, सरकार अब भी इस बार ये न सोच ले कि कोई हम जैसे हमने पहले बहका दिया, फिर 22 फरवरी को जो आश्वासन दिया, फिर उसके बाद में आपने जून में हमको 18 जून को आश्वासन दिया, फिर आपने उससे पहले 18 मार्च 19 मार्च को हमको आश्वासन दिया। ये आश्वासन का ही एक दूसरा रिप्लिका कोई तैयार नहीं कर ले, कहीं ये समझ ले। अब जाट समाज इस बार जो चाहिए मौके पर चाहिए, मौके पर चाहिए, ठोस कदम चाहिए सरकार की तरफ से। ठीक है, ऐसा नहीं, और टाइम बाउंड चाहिए, टाइम बाउंड चाहिए। अब आश्वासनों का वक्त बहुत निकल गया, आश्वासन का वक्त बहुत ठीक है, आऊंगा। भारद्वाज साहब, आप बताइए आपका क्या कहना है? क्या अभी भी इनेलो को यही लग रहा है कि कमेटी बना दी है मामला टालने के लिए, और जैसा कह रहे हैं खुद परिहार साहब कि इस बार मौके पर ही अगर बातचीत होगी भी तो शर्तों के साथ, और वो भी मौके पर ही ठोस आश्वासन चाहिए? लगता है कि सरकार के पास सारे विकल्प हैं, बातचीत के साथ ही सब कुछ हो जाएगा क्लियर? अतुल जी, कमेटी क्या कर पाती है ये तो खैर भविष्य में ही पता चलेगा, परंतु उस पर ज़्यादा भरोसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इस तरह की कमेटियां बनाकर जो वार्ता समझौते की बात जो है वो सरकार कई बार कर चुकी है और उन बातों को अपने पूरा नहीं कर पाई, इसलिए उस पर भरोसा किसी को भी नहीं होता। फिर भी हम आशावादी हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार सही मन से, सच्चे मन से चाहती है कि ये मामला सुलझे और आंदोलन पर जो लोग, हमारे जो साथी, हमारे प्रदेश के जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं, उनका ये धरना खत्म हो और उनकी मांगे पूरी हो, तो ये अच्छा कदम है, सरकार करे, हम इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। परंतु फिर भी एक और बात सोचने वाली है। एक और सरकार ये दावा करती है कि हम इस मामले को सुलझाना चाहते हैं, शांतिपूर्ण समझौता चाहते हैं, इसलिए हमने कमेटी बनाई। साहब, एक और आप कमेटी बनाते हैं, दूसरी ओर आज ही सुभाष बराला जी बयान देते हैं कि यशपाल मलिक लोगों को बरगला रहे हैं, वो केंद्र के कुछ नेताओं या यूपी के कुछ और नेताओं के हाथों में खेल रहे हैं, ये एक राजनीति है। मतलब साहब, एक और आप कह रहे हैं कि ये मामला सुलझना चाहिए, शांति से हम बात करेंगे, और दूसरी ओर उन्हीं लोगों को जिनके से आप बात करना चाहते हैं उन्हीं पर आप उंगली उठाते हैं। तो मुझे तो ये शंका होती है कि सुभाष बराला जी चाहते हैं कि ये मामला निपटे या वो नहीं, या उनकी राय सरकार से जुदा है, क्योंकि वो खुद सरकार के से अलग जाकर बयान दे रहे हैं। जबकि जब बात आपको लग रही है, सरकार को लग रही है कि सिरे चढ़ेगी, मीटिंग होगी, हमारी बात सुलझेगी, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष को, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह के बयान देने की क्या जरूरत है? जब बातचीत की बात हो रही है उस बीच में ऐसी बात, फिर आप अपने जिससे आप समझौता करने वाले हैं उसी पर आप आरोप लगाएं, उसी पर आप भरोसा ना करें, तो फिर समझौते का क्या और किससे करेंगे? किससे करेंगे फिर आप? उन्हीं पर आप। और यशपाल मलिक ने, हमने सुना, आपने भी सुना होगा, क्लियर भी कर दिया है कि सरकार बांटने की बात ना करे, साजिश की बात ना करे, पहले खापों से बात कर ले, बाकी और जो यहाँ के लोग हैं उनसे बात कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जब बात करेंगे तो ठोस आश्वासन चाहिए। यानी वो भी अपने उस मुद्दे पर कायम है कि विकल्प हम कुछ देंगे नहीं, इस बार ठोस आश्वासन, जैसा परिहार साहब भी कह रहे हैं। एक और बात अतुल जी, सुभाष बराला जी ने एक और बात कही कि जो ये आंदोलनकारी थे इनमें ज्यादातर अपराधी हैं, ज्यादातर क्रिमिनल हैं, ये दोषी हैं। तो जबकि सरकार ने खुद मान लिया था कि हम माफीनामा देंगे, और इसमें ये बात तो सरकार पहले ही, जब पिछली बार मेरे ख्याल से जून की बात है, जब पिछला आंदोलन हुआ था, उस वक्त ही सरकार ने मान ली थी। आज इस तरह की बातों का जब आप दोबारा टेबल पर बैठने जा रहे हैं बातचीत करने के लिए, तो इसका क्या मतलब है? आप कहीं ना कहीं जो सुभाष बराला जी की भूमिका, एक और बात उन्होंने आज एक और नई बात कही, उन्होंने कहा कि हमने
लिए शेड्यूल 9 के लिए भी चिट्ठी हम लिख देंगे जब ये मामला कोर्ट से निकल जाएगा। जवाहर यादव वाली नहीं पहुंची है लग रहा है। जबकि आपको याद होगा हम यही डिबेट में थे, जवाहर यादव जी थे, मैंने बार बार उनसे पूछा था, उन्होंने कहा नहीं साहब हमने चिट्ठी भेज दी है। तो साहब या तो आपके प्रवक्ता झूठ बोलते हैं या आप खुद जो प्रदेश अध्यक्ष है वो झूठ बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इतने गंभीर विषय पर चिट्ठी वाली जो बात है शेड्यूल 9 के लिए, किसी अधिकृत प्रवक्ता को बोलना चाहिए था जो सरकार से अधिकृत हो। सुभाष बराला जी पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं, परंतु सरकारी तौर पर, संवैधानिक तौर पर सिर्फ एक विधायक है, इससे ज्यादा वो सरकार में उनकी कोई भूमिका नहीं। या तो कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री या कोई आपका चीफ सेक्रेटरी आपके बोले या खुद मुख्यमंत्री जी बोले, तब तो जनता को यानी बोलने से पहले भी ये तय करना होगा कि कौन बोले तो ज्यादा उस पर विश्वास हो पाएगा। विकास जी आप क्या कहेंगे? देखिए अतुल जी, ऐसा है, ये भाजपा वाले जो है इन्होंने कमेटी बनाई, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन मेरे को यहां भी इनकी कमेटी बनाने पे भी शक होता है। शक इसलिए होता है क्योंकि राजनीति में इसलिए आदत है, आदत नहीं है, क्योंकि हो क्या रहा है, ये जितना भी मामला चल रहा है, सरकार जो आज जाके कमेटी बना रही है वो इसलिए बना रही है क्योंकि परसों अमित शाह जी ने मीटिंग करी है वीरेंद्र सिंह जी के यहाँ पर कोठी पर खुद कल थी शायद, कल जो मीटिंग करी, डिनर डिप्लोमेसी करी है, उससे पहले इनका मंथन हो गया कि यूपी में हम बुरी तरह चुनाव जो जाटों के एरिया में है वहां हम लूज कर रहे हैं। जाट बिरादरी में बहुत नाराजगी है क्योंकि जो हरियाणा में इन्होंने जाटों के साथ करा है बुरा, उसका नाराजगी यूपी में भी है और स्टेटों में भी, उत्तराखंड में भी जाट है, वहां भी नाराजगी है। उस कारण से उन्होंने मीटिंग करके रोकथाम करने की कोशिश करी है। मुझे तो लग रहा है ये चुनावी उसको अपने रूप को बचाने के लिए भाजपा के ये जानबूझ के उन्होंने कमेटी बनाई है बरगलाने के लिए। दूसरी बात है, यशपाल मलिक कामयाब हो गए अपने मकसद में। यशपाल मलिक कामयाब नहीं हुए, जो आरोप लग रहा था लगातार। देखो ये तो आरोप लगाते रहते हैं, इन्होंने तो आज आप देखिए कितनी चिंता की बात है, इन्होंने सीधे सीधे अभी भी सुभाष बराला जी ने कहा है कि कांग्रेस वाले और दो दूसरे दल इनेलो ये भड़का रहे। अरे जनाब, आप हम पे आरोप कब तक लगाएंगे? कब तक आप हर बात का ठीकरा विपक्ष पे फोड़ेंगे? आपकी सरकार बने हुए 2.5 साल हो गए, आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात एक और बताऊं मैं, जहां ये इनकी मंशा पे शक कर रहे हैं, मैं आपको 2-3 घटनाएं बताता हूं कि ये जाटों पे शक क्यों नहीं करना चाहिए। अभी करनाल में 2 दिन पहले कुछ बच्चों ने पत्थरबाजी कर दी बिजली विभाग के दफ्तर पे, जाट आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें पकड़ के खुद पुलिस के हवाले करा। उससे पता लगता है कि उनकी नीयत कितनी साफ है। वो चाहते हैं कि शांति, वो बार भी आप देखिए जजिया में भी जो हो रहा धरना, उन्होंने हाईवे की जब लोग जाने लगे, उन्होंने 2 एकड़ फसल खड़ी काट दी अभी भी कि लोग बढ़ रहे हैं तो हम अंदर की तरफ चलते हैं। उनकी नीयत पे कोई भी हरियाणा की 36 बिरादरी शक नहीं कर रही कि आज हमारे जाट भाई शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार आज भी राजनीति कर रही है। देखिए इनके रामनिवास जी ने कहा हम स्वागत करते हैं। अरे जनाब, स्वागत तो आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए कि 1 साल से 3 बार आपने बैठकें कर ली, 7 मांगे जो बार-बार यशपाल मलिक जी कह रहे हैं, वो हरियाणा का बच्चा जानता है क्या 7 मांगे हैं। क्या मीटिंग करके आप कौन सी नई बात करना चाहते हैं? आपने अब तक स्टेटस अपडेट किया कि जो पहले आपने मीटिंग की उनका क्या हाल निकला, आप कहां तक पहुंचे? आपने सीधा कह दिया वो लोग अपराधी जेलों में बंद है, उनमें से कुछ लोग हैं। लेकिन मैं तो देखो एक बात और कहना चाहूंगा, संक्षेप में कहना चाहूंगा, अगर भाजपा सरकार की नीयत हो तो कैप्टन अभिमन्यु साहब से भी रिक्वेस्ट कर सकती है कि जो हुआ बड़ा दिल रख करके, आप बड़े नेता हैं, उन बच्चों को छोड़ने के लिए आग्रह करें। लेकिन सरकार वहां कोई आग्रह ना करके सिर्फ ये बार कहते हैं, सीएम साहब ने आज ही बयान दिया है, अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने इसमें भड़काने की कोशिश करी तो हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ना जनाब, आप डराने का काम क्यों कर रहे हैं? भाईचारा बन रहा है, भाईचारे को बढ़ाइए, हरियाणा को बचाइए। हम तो बार-बार इस पे अपील करते हैं। ठीक है, चलिए हमारे साथ राजीव जेटली साहब हैं जो कि आपके सभी जो तमाम लोगों ने अपनी बात रखी है उसका जवाब देंगे। राजीव जेटली साहब बताइए, अभी भी शक है, अभी भी शंका है, अभी भी टालमटोल की बात है और शर्तों का भी यहां पर जिक्र हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त यशवंत दहिया साहब भी जुड़ चुके हैं, जाट नेता, मलिक गुट से ताल्लुक रखते हैं। बहुत स्वागत है यशवंत दहिया जी आपका भी। लेकिन बहरहाल सबसे पहले जेटली साहब, अब आप देखिए अतुल जी, पहले तो जाट समाज और राजनीतिक दलों दोनों को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की भाषा, दोनों के वर्जन, दोनों की मांगे बहुत अलग है। राजनीतिक पार्टियां अपने आप को जिंदा करने के लिए जाट समाज के बीच में जा रही हैं और जाट समाज के जो लीडर हैं वो कुछ मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं, जिसके ऊपर सरकार ने बहुत गंभीरता से मंथन भी किया और उसके बारे में चर्चा भी हो रही है। मैं पहली बात ये बताना चाहता हूं, 2 राजनीतिक दल हैं, नारे लगाने के लिए बीच में जाते हैं, जाट समाज के उत्थान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, उसमें से एक मांग और भी है, वो ये मांग है कि जिन लोगों की जानें गई हैं उन्हें शहीद का दर्जा दीजिए। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, 9 लोगों की जान गई थी कंडेला में, कितने लोगों को शहीद का दर्जा दिया गया है? हुड्डा साहब की सरकार में एक व्यक्ति की जान गई थी, उसको शहीद का दर्जा दिया गया या नहीं दिया गया? 5 केवल मुकदमे दर्ज हुए और 9 लोग मारे गए। इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती। मुकदमे ज्यादा दर्ज होने चाहिए, आदमी कम मरने चाहिए। जबकि कंडेला में
किसान ज्यादा मरे। एक सेकंड में आपके बीच में नहीं बोला था, किसान ने आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, इनको चुप कराइएगा, चुप कराइए। मैं कह रहा हूं, ये कहना चाहता हूं, इतने लोग मारे गए थे, एक किसान जो किसान पार्टी कहते हैं अपने आप को, घासीराम नैन जी प्रांतीय अध्यक्ष थे भारतीय किसान यूनियन के, 17 लोगों के साथ वो कंडेला में मौजूद थे। ये इंडियन नेशनल लोकदल के लोगों ने उन्हें भगोड़ा दिखाया था। अरे भाई, जो किसान को भगोड़ा दिखा सकता है, और उस किसान को जो उस धरती पर खड़ा है, वो कम से कम किसानों और जाटों के बीच में जाने का उसको अधिकार नहीं है। ये झूठ है, ये राजनीति सुनते रहिए, जायज मांगों के साथ साथ कुछ ऐसी भी मांगे आपके बीच में नहीं बोला था, बीच में मत बोलिए, कैप्टन अभिमन्यु को जानते हैं, ये कैप्टन अभिमन्यु को जानते हैं, अरे आप नहीं जानते, उन्होंने अभी एक बयान दिया, और खुलासा करने आपके, इसी पे बता देता हूं, महम का डेरा अरविंद भारद्वाज साहब अपनी बात में बोलिए। नहीं ठीक है, इनको बोल लीजिए, आप अपनी बात रखिएगा, आप खंडन करिएगा, आप खंडन करिएगा, आप खंडन करिएगा। आरक्षण के अलावा कोई बात नहीं, हमने इतिहास बताया क्या? ये सब्जेक्ट से बोल रहे मैं बोल लूं, जेटली साहब, भारद्वाज साहब, अरे भारद्वाज साहब सुनिए प्लीज, दोनों मेहमानों से कह रहा हूं, मुझे जेटली साहब एक मिनट, जेटली साहब सुनिए, जेटली साहब सुनिए, भारद्वाज साहब अब आप शांत हो जाएं तो मैं बोल लूं। अगर मैं सब्जी मंडी में बैठ के नहीं, आप सब्जेक्ट में बात करें, सब्जेक्ट से बाहर नहीं है, केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, आपका भाषण सुनिए। भारद्वाज साहब अब मेरी भी सुन ले, आप भारद्वाज साहब मेरी भी सुन ले, भारद्वाज साहब मेरी भी सुन ले, भारद्वाज साहब प्लीज, भारद्वाज साहब प्लीज मेरी भी सुन ले। नहीं, एक मिनट सर, मुझे बोलने दीजिए, आप लोग मुझे बोलने दीजिए। जेटली साहब, भारद्वाज साहब, मुझे अपना काम आता है, आप मुझे ना सिखाएं, सबसे पहली बात। और जेटली साहब, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है पहला, उस सवाल के ही इर्द गिर्द अगर आप जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और इतना चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है ना, वो दूर। एक मिनट सर, एक मिनट, इतनी उग्रता किस बात की जनाब, इतनी उग्रता किस बात की है? एक सवाल पूछा, सबने अपनी अपनी बात रखी, आप भी रखिए। चीखने नहीं, ये चंडीगढ़ में नहीं बैठे हैं, आपके ही बगल में बैठे हैं, बड़े आराम से सुन लेंगे आपकी बात। नहीं, 1 घंटे का वक्त बहुत कम होता है, 5-6 मेहमान हैं और आप पता नहीं कहां की बातें कर रहे हैं। मेरे सवाल पे प्लीज, मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है, जितना सवाल पूछो उतना है, कि शर्तें रख दी गई हैं, आप लोगों ने भी इसका स्वागत किया, उन्होंने भी स्वागत किया है। शर्तों के साथ बातचीत करने में आपको कोई आपत्ति है या नहीं है? सियासत की कोई बात मत करिएगा, बाकी जिनकी पार्टियां जो है, मेरा अगला सवाल होगा तो उस पर जवाब दीजिएगा। आप शर्तों के साथ बातचीत को तैयार हैं या नहीं है? प्रशासनिक अधिकारी रामनिवास जी ने बहुत स्पष्ट किया कि हम हर तरीके के विकल्प को खोल कर रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको पहले दिन से बोला, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत से ही हल निकलेगा। और तीसरी बात, आज यशपाल मलिक जी ने भी यह बात कही कि सरकार ने हमें बातचीत के लिए आमंत्रित किया, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर कहीं पर विरोध आ रहा है तो केवल राजनीतिक पार्टियों का आ रहा है। अब जाट समाज के जो लीडरशिप है उसका विरोध नहीं आ रहा। मैं इसी बारे में बोलना चाहता था कि वो लोग ना बोले जिनके अपने हाथ खून से रंगे हो, जिनके अपने हाथ खून से रंगे हो। मैंने कहा मैं सरकारी रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जेटली साहब, मेरा सवाल यह है कि राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, वो सियासत करते हैं तो उनको शक करने का अधिकार है, उनको आवाज उठाने का अधिकार है, तो आप उनके इस अधिकार को मत छीनिए ना। वो शक करते हैं, आपकी नीयत अच्छी है तो आप करके दिखाएंगे, कर रहे हैं, वो शक कर रहे हैं तो करने दीजिए, वो उनका काम है। आप भी राजनीति में, आप भी विपक्ष में जब रहते थे तो आपत्ति करते थे, आपत्ति करना, आवाज उठाना है उनका अधिकार है, शॉर्ट में वो करते रहे। बहुत संक्षेप में दैया साहब के पास जाऊंगा मैं। इन्होंने कहा कि इनके जो सुभाष बराला जी हैं वो केवल एक विधायक हैं और किसी मंत्री से बुलवाना चाहिए। वो हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। शायद इन्हें यह नहीं मालूम होगा, इनके यहाँ परंपरा ऐसी नहीं है, इनके यहाँ परिवार की परंपरा है। अशोक बराला की कोई वैल्यू ही नहीं है, इन मुद्दों पे मैं नहीं जाऊंगा। बात खत्म। यशवंत दैया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यशवंत दैया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप लोगों ने डिनर डिप्लोमेसी के बाद बातचीत के विकल्प तलाश लिए हैं और यशपाल मलिक ने जैसा कहा है कि दिल्ली और चंडीगढ़ नहीं बल्कि धरने के आसपास कहीं जगह तय करिए। आखिर इस शर्त की क्या जरूरत है, और अगर इस शर्त पर सरकार नहीं सहमत होती है तो फिर आपका रास्ता क्या होगा? देखिए, अभी ना तो हमें सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण मिला है, ना हमारे पास कोई कॉल आई है। आप जैसे भाइयों से, मीडिया से ही मैं पता चला है कि सरकार ने एक कमेटी गठित की है और वो अधिकारी बातचीत का दौर शुरू करना चाहते हैं। तो हमने भी आज अपने 4 प्रस्ताव जसिया धरने से पास किए हैं कि हम ना तो बैठक जो चंडीगढ़ में करेंगे ना दिल्ली में करेंगे, क्योंकि पीछे भी कई बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने हमें तो दिल्ली बुला लिया
और कुछ आदमियों को चंडीगढ़ बुला लिया और अलग अलग बात करते हैं। चंडीगढ़ बुला के उनसे 20 मिनट पहले उनसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं जिसमें बयान में भिन्नता आ जाती है। तो हमने खुले तौर पर बोल दिया है कि आप जिससे भी बात करना चाहो आप बातचीत कर सकते हैं और एट लास्ट आप हमसे बात कर लीजिएगा। हम ना तो चंडीगढ़ जाएंगे और ना हम दिल्ली में बात करेंगे। किसी भी धरने के आसपास 30-40 किलोमीटर में कोई भी पॉइंट आप सेटअप कर लीजिए, वहां बैठ के बातचीत का दौर होगा। और दूसरा, हमने जो बोला जो हमारा पीछे आपके साथ वार्ता हुई थी, जो जितने भी हमारी मांगे थी, जिसपे आपने सेटिस्फेक्शन दिया था, उन पे आपकी क्या रिपोर्ट है? जो मुकदमे हैं या जो घायलों को लेकर या जो बच्चे शहीद हुए हैं उनको लेकर आपने अब तक क्या कदम उठाए, तो वो रिपोर्ट भी हमें बताइए क्या कि उस पर आपने क्या प्रोग्रेस की है और आगे आप क्या करने वाले हैं। तो वो सब अभी ये कोई फाइनल तो है नहीं, अभी तो आधिकारिक तौर पर वार्ता है जो हमसे हमारी मांगे पूछेंगे। और आप लोगों को ये लगता है कि अलग अलग बात करने से ही विरोधाभासी बयान आ जाते हैं या सरकार की ये कोशिश होती है उसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है? बिल्कुल डिवाइडिंग का रूल तो चलता ही आया, पहले भी ऐसा ही हुआ। आप में तो है ही डिवाइड। सांगवान साहब अलग हैं, दया साहब कुछ और बोलते हैं, मलिक साहब कुछ और बोलते हैं। पहले आप लोग तो एक साथ आके जाइए बात करने। सुनिए अतुल जी, कुछ आदमी हैं जो सरकार के इशारे पे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि सरकार के इशारे पे ही वो अपनी बाइक देते हैं और उनके अकॉर्डिंग बोलते हैं। तो हमने उनको हमने एक नया सिस्टम और जारी किया है कि उन पीछे आप उनका गोत्र ना लगा के हमने उनको उनके सरकारी नाम से बुलाना अच्छा बेटर समझा, क्योंकि वो सरकार की भाषा बोलते हैं। उनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी वो धरने में इन्वॉल्व है, ना किसी आंदोलन में इन्वॉल्व है। तो हमने इसीलिए सरकार को बोला है कि आप अपना ध्यान उधर ना लगा के, गुटबाजी में ना लगा के, अगर इन मांगों पे लगाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो चर्चा यही है कि क्या वाकई स्थिति ऐसी बन पाएगी, क्योंकि मान लिया शर्त भी सही है और शर्त को मानने को सरकार भी तैयार है, उसके बाद क्या? क्योंकि अगर ये धरना स्थल के इर्द गिर्द से बातचीत करेंगे, उसके बावजूद इन्हीं के ही समाज के कुछ और लोग अलग अलग तरीके से बातचीत करेंगे, तो फिर मैसेज वहां से भी क्लियर नहीं हो पाएगा। और इसमें आखिर क्या विकल्प निकल सकता है इस कमेटी के जरिए बातचीत में, यही होगा सवाल। परिहार साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो शर्तों का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं यहां पर कि शर्तें आखिर क्यों, फिर भी आपका कहना है कि पारदर्शिता के लिए और जो हो क्लियर सबको पता चल जाए इसके लिए। अगर उसके बावजूद भी सरकार कहती है कि नहीं, हम दिल्ली या चंडीगढ़ या फिर अगर आपके साथ ही आकर वहां बैठेंगे तो वहां पर वो सारे लोग हों जो कि अलग अलग गुटों का जिक्र होता है। आप कहते हैं कि गुटों पर मत जाएं क्योंकि इसलिए जाना पड़ता है। कोई कहता है कि यशपाल मलिक को हरियाणा में आने नहीं देंगे, कोई कहता है कि सांगवान साहब सरकार के आदमी है, सुरेंद्र दहिया साहब किसी और के आदमी है। अगर यह सब चलता रहा तो जाट समाज की जो असल मांग है उस मांग को आखिर कैसे आप सार्थक तौर पर सुलझा पाएंगे? देखिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं आप लोगों से, मीडिया से भी और सरकार से भी एक प्रार्थना करता हूं कि आप कभी भी आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, हमारी मांगों पर ध्यान रखिए, हमारे मांग पत्र को पढ़िए। एक मिनट परिहार साहब, ये आपका लक्ष्य हो सकता है एज अ मीडिया पर्सन, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। आपकी मांग है, अच्छी मांग है, जायज मांग है, सरकार उसको देगी, सरकार का अधिकार है। मेरा सवाल सिर्फ इतना, सुन लीजिए, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि मेरा काम है खबर आई तो खबर को दिखाना। आपने जो बोला मैं वो भी दिखाता हूं, सांगवान साहब जो बोलते हैं मैं वो भी दिखाता हूं। तो मीडिया की भूमिका इतनी है, हमारा अधिकार क्षेत्र सिर्फ इतना ही है। हम ना आपके साथ हैं ना हम सरकार के साथ हैं। तो अगर आप लोगों के ही स्वर अलग अलग आएंगे तो स्वर किसी का स्वर अलग नहीं है। आप मेरे को सांगवान साहब को बोलते हुए दिखाइए कि उन्होंने जो मांग हैं, जो हमारी 7 मांगे हैं, उन मांगों का कहीं विरोध किया है। आप सुरेंद्र दहिया को दिखाइए कि उन्होंने कहीं मांगों का विरोध किया है। जब मांगों का विरोध नहीं है तो आप मांगों पर ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री और सरकार मांगों पर ध्यान दे और मांगों को पूरा करे, मांग पत्र को पूरा करे, लोगों का चेहरा नहीं देखे। और लोगों का चेहरा देख करके आप लोगों की बयानबाजी को भी नहीं सुने, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें जहां से आप समस्या का हल ढूंढ सकते हो। इस प्रदेश को और देश को कहीं पर भी इस तरह की परेशानी में आपका अगर मान लीजिए, और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल आपका कोई आकांक्षा है उसको पूरी करने के लिए आप कोई दबाव बना रहे हैं, तो फिर उसमें तो ये सवाल उठेगा। ये मैंने नहीं कहा, सुरेंद्र दहिया ने कहा कि वो यूपी के ठग हैं, यहाँ आते हैं, दबाव बनाते हैं, राजनीति कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं यूपी चुनाव को लेकर। ये देखिए, ये यहाँ पर जो भी है, जो धरना है और जो मांग है वो जाट समाज की मांग है, किसी आदमी की पॉलिटिकल मांग नहीं है।
दूसरा क्या है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो सामाजिक लोग हैं, चाहे हवा सिंह सागवान हो, चाहे सुरेंद्र दहिया हो, चाहे यशपाल मलिक हो, चाहे हम हो, कोई भी आदमी है यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता है, किसी की कोई पॉलिटिकल हिडन एजेंडा नहीं है। अगर पॉलिटिकल एजेंडा होता तो आपने पिछले चुनाव आपके यहाँ भी हुआ है और चुनाव अभी यूपी में भी हो रहा है, वहां पर ये लोग खड़े होते चुनाव में। तो पॉलिटिकल एजेंडा किसी का नहीं है, सरकार से मांग है और सरकार से जायज मांग है और सबकी एक मांग है। और हमारे गुटों को मैंने पिछली बार ही बताया था आपको, आप गुटों के ऊपर मत जाइए, सारे गुटों की मांग एक है। और मांग गुट को क्या देखते हो, देने वाला आदमी एक है, मांग एक है, तो आप दे करके खत्म करिए ना उस काम को। आप उसको लटकाना क्यों चाहते हैं, आप क्यों देखते हैं उसको? ये नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, वो वाली कहावत है। उनको नाचना तो आ नहीं रहा है और वो बता रहे हैं आपके गुट ज्यादा है, आपका फलाना आदमी ये बोल रहा है। तो जब जिनको नाचना नहीं आता है उनसे आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा नृत्य देख पाएंगे? किसका? आप ही ने कहा ना, आपने कहावत यहाँ पर मुहावरा सुनाया कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। हाँ जिनको नाचना आता ही नहीं है तो आप उनसे उम्मीद कैसे कर रहे हैं? तो नाचना शर्तों के साथ कर रहे हैं कि आप नचाएंगे उनको अपने इशारे पर। ये समाज सिखाएगी ना, ये समाज यानी आएगा प्लेटफॉर्म पे मांग को। दबाव बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, खुले तौर पर हम खुले तौर पर कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश है, इसमें हमारा आंदोलन करना, अपनी मांग रखना हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसका हम प्रयोग करते हुए वहां पर धरना दे रहे हैं। ठीक है, दहिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जैसा आपने बोला कि वार्ता में किस किस को, कौन से गुट को, किस संगठन को और किस किस को बुलाया जाएगा, कोई बुलाने की जरूरत ही नहीं है। आपको भी पता है कि हमारी 7 मांगे कौन कौन सी हैं, सबको पता है, सरकार को भी पता है। सरकार उन 7 मांगों पे अपना कंसंट्रेट करके और वो फाइनल कर दीजिएगा, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं कोई वार्ता दौर करने की या और कुछ करने की। सरकार बता दीजिए कि आपकी मांगे ये, जो भी मांगे हैं हम इसमें आपका ये सहयोग कर सकते हैं, ये हो सकता है, तो कोई वार्ता का दौर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जेटली साहब बताइए, जो मुद्दा इतने समय से चल रहा है, साल भर से ज्यादा बीत गया पिछला आंदोलन, उसके साथ साथ तमाम तरह की बातें, अब एक नई कमेटी फिर से क्या मंथन करना बाकी रह गया है? देखिए, मेरे दोनों ही साथियों ने, दोनों मित्रों ने जो जाट समाज का नेतृत्व करने की बात कह रहे हैं, इन्होंने दोनों ने एक ही शब्द यूज किया कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी मांगों को आपके पास रख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही बात कही, कहीं पे कोई उसमें बदलाव नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा, संवैधानिक तौर पर हर अधिकार आपको दिया जाएगा। तो बात जो है वो चर्चा का दायरा हम संवैधानिक रखेंगे तो मुझे लगता है चर्चा और सार्थक होती चली जाएगी। हमने कहा कि आपकी जो भी मांग है, पहली बात तो इनकी मांग थी मुआवजे को लेकर के। मैं बात अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं, आप कभी भी कल भी बाइट करवा लीजिए उन लोगों से जो प्रभावित हुए थे, उनको सहायता मिली या नहीं मिली वो अपने आप आपको बताएंगे। दूसरी बात, जो मांग आ रही है कि आप सभी को रिहा कर दीजिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं, उसमें मैं कहता हूं जैसे आज अभी सुभाष बराला जी ने भी कहा, कई बार घुन भी पिस जाता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो उस एजिटेशन में अंदर आए, लेकिन उनका पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड था, 25-25 मुकदमे उनके ऊपर पहले से दर्ज थे। उनमें ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक बेल पेपर ही नहीं दिए हैं, उसमें ऐसे भी लोग हैं जो बेल भरना ही नहीं चाहते हैं। तो आप ये बताइए, जो बेल लेना ही नहीं चाहता उसको सरकार बेल कैसे देगी? और अगर ये जो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, जिनके ऊपर 30-30, 25-25 मुकदमे दर्ज हो, अगर उनको केवल एजिटेशन के सहारे से बाहर निकाल दिया जाए तो वो भी असंवैधानिक होगा, गैर कानूनी होगा। तो मैंने यही बात कही, संविधान के दायरे में रहते हुए जो भी मांग है वो माननीय मुख्यमंत्री जी मान चुके हैं। भारद्वाज साहब देखिए, घूम फिर कर बात वहीं आ गई, कमेटी भी बन गई और उसके साथ साथ जेटली साहब ने बता दिया, और कई चीजें वाकई ऐसी हैं जो कि कानूनी है, और कानूनी अगर है तो उससे तो कोई नहीं कुछ खेल सकता, उसमें आप तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। तो फिर ये कमेटी क्या करेगी, क्योंकि सभी मांगे तो ये मान सकते ही नहीं। अतुल जी, मेरे भाजपा के साथी ने बोला कि इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जमानत के लिए अप्लाई ही नहीं किया। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये उन जेलों में बंद लोगों को जमानत नहीं दिलाना चाह रहे, बेल नहीं दिलाना चाह रहे, वो आम माफी की मांग कर रहे हैं। और उस आम माफी के लिए जमानत अप्लाई करना जरूरी नहीं है, जमानत अप्लाई करने से तो जमानत मिलेगी। यहाँ माफी की, आम माफी की बात है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो परिहार साहब यही मांग है, आप घुमाए नहीं बातों को। उन्होंने कभी भी जमानत की बात नहीं करी आंदोलनकारी। दूसरी बात, आज तक ये समस्या इसलिए इतनी बढ़ गई क्योंकि सरकार यही नहीं समझ पाई कि समस्या है क्या और उसका समाधान कैसे होगा। सरकार ये बार बार दबाव बनाती रही, अब ये गुटाया, वो गुटाया, ये यूपी, ये बाहरी, ये यहाँ का, ये वहां का, ये सब, इन सब बातों में सरकार लगी रही, इनके मंत्री बयान देते रहे, और उससे जो मामला जो बहुत आसानी से सुलझ सकता था वो पेचीदा होता चला गया। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिनसे आप टेबल पर बात करना चाहते हैं, आप उन्हीं पर भरोसा नहीं करते, उन्हीं के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो इस तरह की अगर भाषा
आप बोलेंगे, इस तरह की सोच अगर आप रखेंगे तो कभी भी मामला ये नहीं सुलझ सकता। हम तो शंका होती है। हम तो फिर भी, मैंने पहले भी कहा, अब फिर कह रहा हूं, ये कहां से कहां पहुंच जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि हम अब भी आशावादी हैं। हम इंडियन नेशनल लोकदल ये चाहती है कि ये मामला सुलझे और आंदोलनकारियों की, क्योंकि अभय चौटाला जी की एक बात अभी डिबेट में यही हुई थी, हम सुना रहे थे आप जो बयान, कि उन्होंने कहा जितनी भी जायज मांगे हैं, मतलब जो जायज मांगों का अर्थ कि जिन पर सरकार तैयार थी, क्योंकि ये सब मांगे सरकार ने पहले मांग ली थी, आश्वासन तो दिया था। ये सब जायज मांगे हैं और इन जायज मांगों के लिए मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि हर बात हमारी आप मान लीजिए, उन्होंने कहा ये सब जायज मांगे जो कानूनी है, जो संवैधानिक है, जायज है, उसको आप मानिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक उससे बाहर हम नहीं है। तो जाते। ये कोई सियासत की बात नहीं है, ये फिर कोई नहीं कह सकता कि वाकई, क्योंकि उनका भी अधिकार है। बिल्कुल, बहुत संक्षेप में सर विकास जी के पास जाऊंगा कि सुभाष बराला जी कहीं भी चौटाला साहब ने जो भी बोला, आज जो भी उनके बयान आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि धरना खत्म नहीं होने देंगे हम, या उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ये जरूर कहा कि कमेटी पर हमें संदेह जरूर है कि सरकार जिस तरह से कमेटी बनाई इसकी जरूरत नहीं थी, परंतु उन्होंने ये नहीं कहा जिस तरह से हमारे साथी बयान दे रहे हैं विपक्षी लोग नहीं चाहते कि धरना खत्म। विकास जी, तो उन्होंने एक और बयान दिया, उन्होंने अभय चौटाला जी के बारे में एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों का राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, इसीलिए उसे बचाने के लिए जा रहे हैं। इनका पहले भी जनता ने होती रहती है, आप भी करते हैं, वो भी करते रहते हैं। मैं ये भी बता दूं, जो व्यक्ति सुभाष बराला जी जो आरोप लगा रहे हैं अभय चौटाला पर, वो जीवन में पहली बार जीत के आए, लगातार 2 चुनाव पूरी तरह हार रहे थे। ठीक है। और जिन पर आरोप लगा रहे हैं अभय चौटाला जी अपने जीवन में आज तक कोई चुनाव ही नहीं हारे। अभय चौटाला जी कभी कोई चुनाव जीवन में नहीं हारे, बहुत बड़े नेता हैं, कैसे आरोप लगा सकते हैं? ये राजनीति है, लोग करते हैं। आऊंगा, इतना बोलना चाहता हूं, बहुत संक्षेप में। अभी मैं कदमों पर नहीं जा रहा, मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं कि उन्होंने कहा संवैधानिक मांग, लेकिन जब आपने इन्होंने चर्चा की शुरुआत करी, अभी एक सेकंड जायज चर्चा की शुरुआत करी, तो उन्होंने कहा कि बेल पेपर भरने की जरूरत नहीं है, मतलब जिन लोगों के ऊपर 25 मुकदमे हैं, ये कहते हैं उन्हें माफीनामा दे दिया जाए। और दूसरी बात, मैं कहता हूं कि अगर इतना आसान होता तो कंडेला वाले 14 साल तक केस क्यों लड़ते, क्यों नहीं दे दिया आपने? फिर आप चले गए कंडेला, अपने पास वक्त नहीं है, प्लीज जेटली साहब प्लीज, अब फिर आप लोग लड़ेंगे, वक्त मेरा जाता नहीं, दूसरे भी मेहमान है, प्लीज 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 जेटली साहब आप उस बात को ना उठाएं, भारद्वाज साहब शांत हो जाए। विकास जी मुद्दे पर है सर, मुद्दे पर है प्लीज, जिस मुद्दे पर हम चर्चा करें उसी पर है। विकास जी, हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता ने अपनी नियत और नीति की बात करी, मैं इनको कुछ बताना चाहूंगा कि खाली 7 मांगों में इन्होंने 21 आदमियों को तो बार बार कर देते हैं जिन पे मुकदमे हैं, लेकिन जो नौकरी की बात जो उन्होंने खुद करी थी, क्या वो परमानेंट नौकरी का मुद्दा गायब हो जाता है? डीसी रेट पे क्यों आ जाता है? अगर आपकी मंशा है तो पहले आप नौकरी तो लगा देते, वो तो आपके हाथ की बात है। दूसरी बात, मैंने मान लिया उन बच्चों में से जो 81 बच्चे हैं, उनमें से 21 लोगों पे मुकदमे भी हैं। ठीक है। अरे जनाब, आप बाकी 60 को तो छोड़ दो, ताकि उनको ये लगे जाट समाज को कि आप एक सकारात्मक पहल के थ्रू मैसेज दो, लेकिन आप मैसेज कन्वे नहीं कर रहे। आप खाली बॉल जो है दूसरे गोल में पोस्ट करते हैं ताकि लोग गुमराह रहे। वरना आप ये बताइए, जब इन्होंने खुद अभी सागवान जी से बात करी और इन्होंने कहा कि हम नौकरियां देंगे, फिर इन्होंने क्यों कह दिया डीसी रेट पे? कल सागवान जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि हम दोबारा धरना शुरू करने वाले हैं हम भी। तो इससे साफ पता लगता है कि ये चाहते हैं हरियाणा का माहौल खराब रहे। अगर इनकी मंशा सही होगी, 7 मांगों में से 21 लोगों का ही नाम क्यों लिया जा रहा है? और भी तो मांगे हैं, उन लोगों को मुआवजा देने की बात है। ये कहते हैं कि अगर आप पता कर लो लोगों से, अरे भाई वो लोगों से क्या पता करें, वहां लाखों महिलाएं बैठी हैं, बड़े बड़े रेसलर जो है गीता फोगाट जैसे, जो देश को, उनके पिताजी जाकर के क्रिकेटर है, उनके माँ बाप जाकर के इतने जो देश में जिन्होंने नाम कमाया जाट समाज में, वो लोग जाके समर्थन दे रहे हैं। और आप लेकर के एक ही बात कहते थे भाजपा अधिकारी जा रहे हैं, भाजपा वाले कहते हैं। और देखिए, मैंने आपको परसों ही बोला था, एक मिनट आप मुझे बोलने देखिए, चैनल पर बोलकर गई है कि सबको मुआवजा मिल गया। अरे भाई साहब पर बोल के सुनिए, आप सुनिए, एक मिनट सुनिए। अगर मुआवजा मिल गया होता, अरे आपके चैनल पर बोल के, अरे इनके चैनल पे तो आप भी झूठ बोलते बैठ करके। आप बता सकते हैं, इन्होंने पहले ही कहा कि हमारा काम है आपकी बात को सुनाने का। आप भी बैठ के दिन भर झूठ बोलते हो, ये तो आपका झूठ सिखाते हैं, आपकी सरकार भी बोलती है। विकास जी, आपके कहने क्या मतलब? मेरे चैनल पे बैठे हुए सब लोग झूठे हैं भाई? ये बीजेपी वाले तो झूठ बोलते हैं, बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। मैं बीजेपी वालों की बात कर रहा हूँ। बहुत संक्षेप, वक्त नहीं है मेरे पास। एक मिनट और बात देखिए, आप 7 मांगे थी, उसके अलावा आपके कृष्णलाल पवार जी, अब भी मैंने बयान सुना, वो कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हुए। अरे जनाब, आप तो कमेटी बना चुके थे, आपने खुद ने कमेटी बनाई, कृष्णलाल पवार जी ने 3 बार मीटिंगें करी, फिर 1 साल हो गया, फिर आप कह रहे हैं मेरे दरवाजे खुले हुए। इसका मतलब तो ये है
कि ये लिंगर ऑन करना चाहते हैं ताकि समाज को 35 बनाम 1 के नाम पे बांट के रखें। मैंने पहले भी कहा आरएस चलिए यानी दामिनी करना चाहते। दामिनी पिक्चर का जो डायलॉग था कि तारीख पे तारीख वो तो कमेटी पे कमेटी देते हैं, न्याय नहीं देते इसी में एक्सपर्ट है ये। ठीक है यशवंत दहिया, फाइनल कमेंट आपका। मैं सभी से गुजारिश करूंगा एक दूसरे को ना टोकें और बहुत संक्षेप मुझे वाइंड अप करना है। तो यशवंत दहिया, आपसे मैं जानना चाहता हूं, अभी आपने जेटली साहब को सुना कि जो संवैधानिक दायरे में होगा वो हम करेंगे। आप कह रहे हैं कि आम माफीनामा, आप कह रहे हैं कि सातों मांग मानो। आपको लगता है कि हां शर्तों के साथ अगर आप बातचीत करने जाते हैं तो इस बार ठोस मिल जाएगा, या अभी आपको खुद भी संदेह है? देखिए अतुल जी, सबसे पहले तो मैं जेटली साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो आज जो यहाँ पे आए हैं तो जाट आरक्षण आंदोलन पे आए हैं, ना कि कंडला कांड जो ये बता रहे हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। दूसरा ये कि हमें कोई आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, और ना हम 21 जो बच्चे उनके लिए नौकरी की बात करें। हम जो 30 बच्चे शहीद हुए हैं जो 36 बिरादरी से हैं, और उनके नौकरी के लिए बात करें इनसे। जो हमारा आपस में जो भाईचारा सरकार के या किसी भी आदमी ने जो बिगाड़ने की कोशिश की थी, वो दोबारा से ही हरियाणा में ऐसे ही बिल्कुल सेटअप हो चुका है। ठीक है, तो अब ये दोबारा हमें क्यों डिवाइड करना चाहते हैं, क्यों ऐसी बात रखना चाहते हैं, क्यों ये सबके बात नहीं सुन रहे? वहां पे छोटे छोटे बच्चों को लेके जो माताएं बहनें जितनी भी धरनों पर बैठी हुई हैं, उनको कोई शौक नहीं है। आज 11वां दिन है आंदोलन का, धरने का। आज तक कोई भी इंसान ना कुछ हुआ, ना कुछ और कुछ नहीं। तो सरकार उस चीज पे क्यों नहीं गौर कर रही है? सरकार उन बातों को क्यों नहीं मान रही है? ठीक है, इसका जवाब लेंगे। परियार साहब, सर फाइनल कमेंट आपका। मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूंगा कि अगर सरकार की तरफ से पहल होती है, कमेटी बुलाती है, बातचीत होती है आपके धरना स्थल के आसपास से ही, अगर मान लीजिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की उम्मीद वो भी करे, तो आप लोग भी उस पर थोड़ा फ्लेक्सिबल होंगे, या आप बिल्कुल अडिग हैं? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो कुछ मांगे हमारी ऐसी हैं जिन मांगों को तुरंत कार्रवाई करके गवर्नमेंट अभी कर सकती है, जो न्यायालय से बाहर की मांगे हैं। देखिए, जिस तरीके से 30 बच्चों को जो वहाँ पर शहीद हुए हैं, उनके परिवारजनों को, उनके लोगों को नौकरी देनी है, उस नौकरी को परमानेंट नौकरी, जी परमानेंट नौकरी दे सकते हैं। तीसरी बात, जो जो आम माफीनामा है जिसमें से जो 21 बच्चों को कहते हैं, आप 21 को छोड़ करके बाकी को रिहा कर रही है, आप उनको रिहा करिए, वो तुरंत कर सकती है सरकार। ठीक है ना? बाकी 21 के बारे में आप कानूनी प्रक्रिया के द्वारा कानूनी वो तो आप लोग भी फ्लेक्सिबल होंगे, जी फ्लेक्सिबल होंगे वहां पर। तीसरी क्या है, जो लोग वहां पर घायल हुए हैं, घायलों को मुआवजा देने के लिए, डिसेबल्ड हैं उनको मुआवजा देने के लिए सरकार तुरंत कर सकती है। चौथी मांग, देखिए, एक जहां पर आप एक पहल, अपना एक सकारात्मक पहल दिखाइए, थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए। आप अपने कैप्टन अभिमन्यु साहब से बोलिए, जो उन्होंने एफआईआर कर रखी है, उन एफआईआर को तो उनके हाथ में है, उनको वो तुरंत वापस ले लें। ठीक है, आप लोगों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए किसी। जी, हमारा बहुत बड़ा दिल है, हमारा बहुत बड़ा दिल है। उनसे बात करिए। जी, हम तो कहते हैं आप भी जाइए, खुद कैप्टन साहब से बात, कैप्टन साहब से मिल रहे हैं, कैप्टन साहब से मिल रहे हैं। अपना को नौकरी दे सकती है, उनको माफीनामा दे सकती है। तो हरियाणा में तो जो भाई बैठे हुए अपने अधिकार के लिए यहाँ भी देना चाहिए। ठीक जी, ठीक है सर, रोकूंगा, वक्त नहीं है। एक बात देखिए, जो मामला कोर्ट का है, आपको शेड्यूल 9 में ले जाने के लिए कोर्ट में केस चल रहा है। शेड्यूल 9 की तैयारी के लिए, शेड्यूल 9 में उस बिल को भेजने के लिए, डालने के लिए, उसमें आपको कोई नहीं रोकता। आपने वो शेड्यूल 9 में गवर्नर ने राष्ट्रपति को भेजना है बिल को, वो अभी तक वहां पहुंचा नहीं है। उस प्रक्रिया को आप कर सकते हैं। तीसरी बात, पिछड़ा वर्ग आयोग से रिपोर्ट लेकर के आप जिस जाट आरक्षण जहां फंस गया है, बिल फंस गया है, अगर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ जाती है और वो कोर्ट में पेश हो जाती है, तो हमारा आरक्षण बच जाता है। शेड्यूल 9 और पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, ये दो चीजें हमारी जो तत्काल करनी चाहिए, जी जाट आरक्षण को बचा सकती है, वो तुरंत कर सकते हैं। दूसरा, एक जो सेंटर वाला आरक्षण है, जो वेंकैया नायडू की कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने आज तक कोई मीटिंग नहीं की है। तो वो वेंकैया, इस तरह के बहकावे में जाट समाज नहीं आएगा। और ये धरने कहीं ये सोच लें कि कोई लॉलीपॉप देकर के हम इस धरने को खत्म कर देंगे। आपके रास्ते दरवाजे खुले हुए हमारे से बातचीत करने के लिए, लेकिन ये दरवाजे बंद नहीं होंगे, और ये हमारा आंदोलन भी बंद नहीं होगा। हमारा भी आंदोलन का रास्ता खुला हुआ है, हमारा भी आंदोलन का रास्ता पूरा खुला हुआ है, सरकार बिल्कुल खुला हुआ है। अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती, जो इनके हाथ में है, उस मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेंगे लोग। सिर्फ इसी मामले, और साहब एक मिनट लूंगा दूसरा, देखिए, आप कहीं पर भी ये बहानेबाजी मत करिए कि फलाना आदमी ये बोला, ये बोला। हम सबकी मांग एक है, और मांग
को पूरा करने वाला आदमी है कि आप लोगों के स्वर भी एक होते तो अच्छी बात होती है नहीं ना, अलग-अलग आप फालतू की बातों में करिए, आप ध्यान भटकाने के लिए मत करिए। 36 बिरादरी के सवाल है। परिहार साहब, मैं दूसरी बार आपको टोकूंगा। एक मिनट परिहार साहब, मैं दूसरी बार आपको टोक रहा हूं। ये मेरा काम है, जो खबर आएगी, जो टिप्पणी आएगी वो मैं दिखाऊंगा, इस पर आप मुझे रोक नहीं सकते। और मेरा काम नहीं है आपको आरक्षण देना, ना ये मेरा अधिकार है। आपके लोग अगर बोलते हैं मैं वो भी दिखाता हूं, वो बोलते हैं मैं वो भी दिखाता हूं। ये मेरा अधिकार है और ये अधिकार आप मुझसे नहीं छीन सकते। भारद्वाज साहब, मैं सरकार से बोलता हूं, सरकार आलतू फालतू की बातों पर नहीं जाए। अतुल जी, सरकार सिर्फ इसी मामले पे फेल नहीं है। जो घटनाक्रम इस आंदोलन को लेकर हुए ना, वही घटनाक्रम और भी बहुत से मामले हुए, चाहे वो जेवीटी टीचर्स का मामला हो, गेस्ट टीचर्स का। पहले वादे किए गए, फिर उनकी मार पिटाई की, लाठीचार्ज हुए, फिर वादे किए, फिर कमेटी बनाई, आज तक वो उलझे हुए जैसे ये उलझे हुए। तो सरकार की जो नीयत है शायद वो ये नहीं है कि वो इन्हें सुलझाए, और इसलिए शक होता है। वो सिर्फ क्योंकि चुनाव सिर पर है उत्तर प्रदेश का, इसीलिए कल मीटिंग भी बुलाई गई, डिनर बुलाया गया, और शायद इसीलिए कमेटी बनाई गई है। अगर सरकार चाहती इन वादों को पूरा करना तो आज बहुत लंबा समय हो गया, सरकार इन्हें पूरा कर सकती थी। फिर भी मैं फिर भी ये कहूंगा, हो सकता है सरकार को अब सद्बुद्धि आ गई हो सकता है अब उन्हें समझ आ गई हो। आशावादी हैं आप? बिल्कुल आशावादी हूं मैं। और अब सरकार इस मामले को सुलझाए और सारी मांगों को इन्हें मांगे। अतुल जी, ऐसा है, हमें तो डर है कि ये 11 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, अगर ये धरने तब तक खत्म नहीं हुए तो ये सरकार दोबारा से हरियाणा को जलाने का काम कर सकती है। देखिए आप, अभी मैं आपको बताता हूं, आज आपने देखा होगा कुछ छात्रों ने रोहतक में भी इस धरने को समर्थन दिया है। उधर से रोशन लाल आर्य जी जैसे लोग भी कह रहे हैं कि हम हरियाणा में शांति मार्च निकालेंगे। आप इससे अंदाजा लगाइए, जब हरियाणा में पहले ही शांति है तो जो इनके पिट्ठू हैं, मैं तो पिट्ठू ही कहूंगा, वो सरकारी पिट्ठू हैं, चाहे वो सैनी हो चाहे वो रोशन लाल आर्य जी हो, वो लोग आज फिर शांति मार्च निकालने की बात कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी को ये डर है कि दोबारा भाजपा सरकार हरियाणा को जला सकती है। इसलिए हम तो आपके चैनल से माध्यम करेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे कि हरियाणा को बचाने के लिए तुरंत जाट भाइयों की बात माने, और जो सरकार के हक में आती है बातें, वो सारी सरकार अपने अथॉरिटी के हिसाब से वक्त नहीं पास। जेटली साहब, विकास जी की जो डर है वो दूर कर दीजिए, और सभी का जो शक है, जो संदेह है, वो दूर कर दीजिए आप, क्योंकि अभी भी कह रहे हैं कि संवैधानिक जो होगा वो करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरे 2 जाट मित्र यहां पर बैठे हैं जो जाट लीडर हैं। मैं इन दोनों से बोलना चाहता हूं, इतना गुस्सा भाजपा को लेकर क्यों, और उन दलों का फेवर क्यों जिन्होंने जिंदगी में आपको आरक्षण नहीं दिया। आप एक सेकंड अब सुन लीजिए मेरी बात, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए वक्त नहीं, सुन लीजिए। केवल भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण दिया जाट समाज को, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं पे भी ले लीजिए। सुन लीजिए, मैं एक काम बोलना चाहता हूं, केवल भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अब दूसरी बात, मैंने सुन लीजिए, अब देखिए, सुन लीजिए, आप देखिए पॉलिटिकल तो नहीं हो सकते मेरे साथ, भाईचारा, आपको भाई बोल रहा हूं, सुनिए मेरी बात को। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, शैक्षणिक योग्यता संविधान के दायरे में बात हो रही थी। अगर किसी के परिवार में किसी के पास वो शैक्षणिक योग्यता नहीं है जिसके आधार पर सरकारी नौकरी मिलती है, तो आप एक सेकंड ठहरिए, उसको क्या आप चाहते हैं नियम तोड़ के दी जाए? तीसरी बात, अब हम बात करते हैं नायडू कमेटी की। मैं कहना चाहता हूं, नायडू साहब ने जब भाजपा ने 4-4, 5-5 राज्यों में आपको आरक्षण दिया, तो क्या सेंटर में नहीं देगी? आपको विश्वास नहीं है? आपको क्या लगता है जो 2 साल 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से पॉलिटिकल बात मत कीजिए, केवल इतना बता दीजिए, 2 राजनीतिक दल ने किसने आरक्षण दिया? किसने दिया? आप बताइए किसने आरक्षण किसने दिया? ये तो बताइए, क्या दिया? राजनीतिक पार्टी क्या दिया? वही पूछ रहा हूं मैं, क्या दिया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान में किसने दिया? बताइए किसने दिया? ऐसे आपको ऐसे है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आरक्षण दिया जाट समाज को, और हम ये कहते हैं संवैधानिक समाज को जरूरत थी, 1990 में दिया क्या आपने? नहीं, आपने ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।
जेटली साहब बहुत शुक्रिया, विकास चौधरी जी आपका बहुत शुक्रिया, अरविंद भारद्वाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, यशवंत दहिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, एचपीएस परिहार साहब आपका बहुत शुक्रिया सर सभी मेहमानों का। देखिए जिस तरीके से बातचीत हो रही है लगता नहीं है कि कुछ हल निकलने वाला है, लेकिन फिर भी आशावादी है इनेलो और कांग्रेस को है शक, इनको डर भी है, इनको ज्यादा डर लगता है, इनको लगता है कुछ ना कुछ और गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि 11 दिन तक शांतिपूर्ण तरीके से धरना चला, आगे भी अगर चलना है तो चले, लेकिन अगर बातचीत का विकल्प खुला है तो दोनों जो पक्ष हैं वो समझें कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। हो सकता है कुछ जगहों पर सरकार की भी बाध्यता और हो सकता है कुछ मांगे जो कि त्वरित मान ली जाती तो ज्यादा बेहतर होता। ये जाटों की मांग भी सही है तो सरकार को इस पर भी सोचना होगा, क्योंकि अगर कमेटी बनती रही, तारीख पे तारीख मिलती रही तो मामला ऐसे ही उलझेगा और आक्रोश भी ऐसे ही बढ़ेगा। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नमस्कार।